हेलो। टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी प्रेजेंट पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें चेंज हुआ है। इस लेक्चर में क्या पढ़ना है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रेजेंट यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। ये वाला पढ़ना है कि कैसे क्या इफेक्ट होगा गुडविल का, प्रॉफिट एंड लॉस का, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैसे किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो देखना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। हमेशा ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फर्म किस पे बनती है? पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से बनती है। कभी भी पार्टनरशिप फर्म होते हैं कि लॉ के थ्रू उसका निर्माण नहीं होता। किससे बनती है? वो बनती है एग्रीमेंट से। किसके बीच एग्रीमेंट? पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट। मान लो एक फर्म के में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। वो पार्टनर कैसे बने हैं? पहले वो क्या थे? 3 पर्सन थे। तीनों पर्सन ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया है, किसका? बिजनेस करने का। तो जब ए, बी और सी तीनों पर्सन ने मिल करके एक बिजनेस शुरू किया है और उनके बीच में क्या हुआ है? एक एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट अर्न करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म किस पे बेस्ड है? पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट से बनती है। कभी भी लॉ के थ्रू पार्टनरशिप फर्म का निर्माण नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म का जो मेन एम है, मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते जिसका मेन एम सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म बनी है, किसके थ्रू बनती है? हमेशा एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। तो उसका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। और उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर में क्या करना है? शेयरिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी फर्म है जिसमें क्या है? एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में और वो एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है और उस प्रॉफिट को क्या है? सभी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयरिंग करना है। अब देखो, अब प्रेजेंट के अंदर मान लो 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, बी और सी। तीनों पार्टनर का क्या है? कोई भी अज्यूम करो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो अपना जितना भी प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म में वो उनको इक्वली डिवाइड करते हैं। बट अब मिस्टर ए क्या बोलता है? मिस्टर ए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहता है। तो जब तक सभी पार्टनर, जब तक 100% पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, यानी जब तक तीनों पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, तब तक मिस्टर ए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं कर सकता। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी चेंज हो रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो जब तक सभी पार्टनर की यानी 100% पार्टनर की कंसल्ट नहीं है, तो उससे पहले कोई भी पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज से क्या होता है? देखो, जैसे 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर के अंदर क्या है कि मिस्टर ए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने से की वजह से क्या है? जो प्रेजेंट के अंदर जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है। उनका रेशियो क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1-1-1, यानी वो इक्वली क्या कर रहे थे? अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब क्या करना चाहते हैं? अब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज करने से प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एक न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा। कभी भी पार्टनर अगर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं तो कभी भी उनकी फर्म बंद नहीं होती। क्या हो जाएगा? जो प्रेजेंट का जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने एग्रीमेंट वर्ड को यहाँ भी लिखा है और एग्रीमेंट वर्ड को नीचे भी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हमेशा एग्रीमेंट से बनती है, कभी भी लॉ से नहीं बनती है। एग्जाम्पल है, देखो, मान लो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 1:1:1 था। मिस्टर ए, बी और सी के अंदर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था? इक्वली होता था। फिर बाद में क्या है? एक नया एग्रीमेंट। ये कौन सा था? ये प्रेजेंट एग्रीमेंट। लेकिन इस प्रेजेंट एग्रीमेंट को खत्म किया गया और एक नया एग्रीमेंट बनता है, एक न्यू एग्रीमेंट बनता है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना चाहते हैं? वो 2:1:3 करना चाहते हैं। यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं। कौन? सभी पार्टनर। सभी पार्टनर की संतुष्टि से, सभी पार्टनर की कंसल्ट से ही क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो जब अपन प्रेजेंट एग्रीमेंट को खत्म किया और एक न्यू एग्रीमेंट बना,
क्या उस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि पार्टनरशिप फर्म क्या है, उस टाइम पर जो प्रेजेंट फर्म का जो एग्रीमेंट है सिर्फ वही खत्म होता है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि चालू रहती है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, अपनी रनिंग पोजीशन में रहती है, वो बंद नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है कि पुनर्गठन होता है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, जब भी जो प्रेजेंट के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं अगर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं, तो उस प्रेजेंट एग्रीमेंट में चेंज करने की वजह से कभी भी पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं रहती, बंद नहीं होती। बल्कि क्या होता है कि प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। जैसे प्रेजेंट एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया और एक नया एग्रीमेंट बन गया। क्या एग्रीमेंट बन गया? 2:1:3 क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहने का मतलब यही था कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, उसे पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती, बल्कि क्या रहती है? कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में रहती है। सिर्फ एग्रीमेंट खत्म होगा, प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर बोला गया था कि पार्टनरशिप फर्म चालू रहती है, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है कि पुनर्गठन होता है। अब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कितने तरीके से हो सकता है? तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कितने तरीके से हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1 था। प्रेजेंट के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 2:1:3 हो गया। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने की वजह से भी क्या है? पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन हुआ। सेकंड क्या है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मान लो फर्म के अंदर 10 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो क्या हो गया? सिर्फ कितने पार्टनर बाकी हैं? 9 पार्टनर बाकी हैं। तो उस टाइम पर 10 पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा। अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा, किन के बीच में? 9 पार्टनर के बीच में। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर। मान लो एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर में से एक की डेथ हो जाती है, मिस्टर सी की। तो मिस्टर सी की डेथ होने की वजह से प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, अब एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मिस्टर सी पार्टनरशिप फर्म में है ही नहीं, तो मिस्टर सी का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा, ना मिस्टर सी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, एडिशनल कैपिटल। तो मिस्टर सी का उस फर्म से वजूद खत्म हो गया, तो एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा, किनके बीच में? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। नेक्स्ट है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मान लो 2 पार्टनरशिप फर्म थी, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म थी ए एंड बी, दूसरी पार्टनरशिप फर्म थी सी एंड डी। अब क्या हुआ? ये दोनों कॉम्पिटिटिव फर्म थी, लेकिन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ए और बी और सी और डी, यानी दोनों पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगे और मिल करके एक नई फर्म बनेगी। कौन सी? ए, बी और सी और डी, यानी ए बी सी डी के नाम से अब एक नई फर्म बन जाएगी। तो अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म मिल जाती है, उस टाइम पर भी क्या होता है? प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। हालांकि जब भी कोई भी मतलब रिकंस्टिट्यूशन का कोई भी फॉर्म हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे न्यू पार्टनर आ रहा हो, चाहे प्रेजेंट पार्टनर रिटायर हो रहा हो, चाहे डेथ है, चाहे अमलगमेशन है, जब तक 100% पार्टनर कंसल्ट नहीं करते, जब तक 100% पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, तब तक अब इस प्रेजेंट एग्रीमेंट में चेंज नहीं हो सकता, यानी तब तक हम रिकंस्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते। उस रिकंस्टिट्यूशन की वजह से क्या होगा? पुनर्गठन की वजह से प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा, और पार्टनरशिप फर्म क्या बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, पार्टनरशिप फर्म क्या रहेगी? रनिंग पोजीशन में रहेगी। तो अपने को क्या पढ़ना है? अपने को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी प्रेजेंट पार्टनर के अंदर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कैसे हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो आज अपने को ये टॉपिक डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रीजन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एट प्रेजेंट अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, वो उस रेशियो में चेंज क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन है। मान लो कोई भी दो पार्टनर है, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी है। ये क्या है, ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। जितना भी फर्म के अंदर प्रॉफिट होता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 1:1 है उसमें ये चेंज क्यों करना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में चेंज की वजह से। हो सकता है कि मिस्टर ए जो पहले कैपिटल मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखी थी, लेकिन उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी कितनी, 2 लाख रुपए और। अगर एक पर्सन एक फर्म के अंदर एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करता है तो उस पैसे के ऊपर वो क्या चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम भी चाहता है। यानी मिस्टर ए ने पहले की कंपैरिजन में अभी एट प्रेजेंट ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। पहले 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की, अभी 2 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट और कर दी, यानी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए है। उस 7 लाख रुपए के अवेज में ही उसको क्या चाहिए, उसके ऊपर प्रॉफिट भी चाहिए। तो अगर कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर अपनी कैपिटल को विड्रॉल कर लेता है या फिर एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है, तो उसकी वजह से क्या चाहता है, उसकी वजह से जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की है या फिर जिसने कैपिटल विड्रॉल की है उस पर्सन की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इस पर्सन ने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो इसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो हो सकता है कि पहला रीजन है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में चेंज की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि फर्म की मैनेजमेंट में चेंज की वजह से। फर्म की मैनेजमेंट में चेंज का मतलब क्या है। मान लो मिस्टर ए है वो पूरी फर्म को मैनेज करता था, लेकिन अब मिस्टर बी बोलता है कि आप इस फर्म को मैनेज करने की बजाय इस फर्म को मैनेज करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब क्या हुआ, अब मिस्टर बी की जिम्मेदारी, मिस्टर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की एवरेज में अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। वो बोलता है कि जहां मेरे को पहले प्रॉफिट मिलता था उससे ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहता हूं मैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रेजेंट में एग्रीमेंट था, किसका एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रेजेंट एग्रीमेंट को खत्म करना पड़ेगा और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाए या फिर कैपिटल विड्रॉल कर ले कोई पार्टनर उसकी वजह से, या फिर अगर मैनेजमेंट में कोई पार्टनर पहले उसको मैनेज कर रहा था, अब वो पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके किसी दूसरे पार्टनर को देता है, तो इस वजह से क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है। वो पर्सन अपने प्रॉफिट को कम या ज्यादा करने जाते हैं। अब देखो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, किसी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और किसी पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी टोटल प्रॉफिट में किसी पार्टनर का टोटल प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ जाएगा और टोटल प्रॉफिट के अंदर किसी पार्टनर का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो कैसे कम होगा वो अपने को देखना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि मान लो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया क्या आ गया, चेंज करने की वजह से 2:1 आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हुआ है, यानी सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग रेशियो में किया जाएगा, बल्कि फर्म के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है, गुडविल है, यानी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है सबके अंदर क्या किया जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको अपने को, कब, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब। तो पहला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमें दो रेशियो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है, यानी अगर कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट के हिस्से का त्याग करता है उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस कर दिया, यानी अपने प्रॉफिट का हिस्से का त्याग कर दिया। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है, अगर कोई भी पार्टनर, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था उस पार्टनर के प्रॉफिट के हिस्से को खुद क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, रिसीव कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलते हैं। यानी सैक्रिफाइस करना और गेन करना। जो पार्टनर प्रॉफिट के हिस्से को त्यागता है उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस कर दिया। गेन का मतलब है जो पर्सन उस प्रॉफिट के हिस्से को गेन कर लेता है, रिसीव कर लेता है, अचीव कर लेता है, उसको बोलते हैं गेनिंग। अब देखो पहला अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उसकी वजह से पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेकंड निकालते हैं गेनिंग रेशियो, फिर हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि एट प्रेजेंट बिजनेस के अंदर कितनी गुडविल है,
फिर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस को देखते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर देखते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि एट प्रेजेंट कितनी बिजनेस के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी, उसका रीवैल्यूएशन करते हैं। फिर क्या करते हैं कि देखते हैं कि बिजनेस में एट प्रेजेंट कितनी कैपिटल है। तो ये सारी एडजस्टमेंट अपने को कब करनी पड़ती हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, अगर कोई नया पार्टनर आता है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या फिर दो से ज्यादा फर्मों का अमलगमेशन हो जाता है। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म के प्रेजेंट एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से हमें ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अभी पहला अपने पास पहला क्या है, पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। उन एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है, अब इनको वन बाय वन इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये पांचों टाइम पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, न्यू पार्टनर आता है, पार्टनर रिटायरमेंट होता है, पार्टनर की डेथ होती है, या फिर क्या है, अगर दो या ज्यादा फर्मों का अमलगमेशन होता है, इस तरीके से इन पांचों सिचुएशन में क्या हो जाएगी, पांचों सिचुएशन में इन एडजस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यानी पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से इन सभी एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा अपने। तो पहला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। फिर हम गुडविल को देखेंगे कैसे राइट ऑफ करेंगे, कैसे इनमें सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से हमें कुछ एडजस्टमेंट देखनी है। उसमें पहली एडजस्टमेंट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरी है गेनिंग रेशियो। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से क्या है, दो रेशियो निकलते हैं, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, दूसरा गेनिंग रेशियो निकलता है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब त्याग करना, यानी जो पार्टनर अपने प्रॉफिट के हिस्सा का त्याग कर रहा है। गेनिंग का मतलब है जो पर्सन अपने प्रॉफिट के हिस्से का त्याग किया है, सामने वाला कौन पर्सन उस हिस्से को गेन कर रहा है। तो इसके लिए दो रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो, एक एग्जांपल से अपन इसको इजीली समझ सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका ओल्ड रेशियो कितना था, एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1। यानी ए और बी दो पार्टनर थे, वो अपने प्रॉफिट को 2:1 के अंदर प्रॉफिट शेयर करते थे। अब न्यू क्या है, न्यू एग्रीमेंट आ गया, न्यू रेशियो आ गया, और न्यू रेशियो हुआ 1:1। यानी पहले अपने प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वो अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो, अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब देखने से नहीं पता चल रहा कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है, किस पार्टनर ने कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है। उसके लिए अपने को ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो, ओल्ड रेशियो किसका, ए का। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3, और उसका ए का न्यू रेशियो कितना है, ए का न्यू रेशियो है 1/2। इसमें से ये माइनस किया तो कितना निकला, 1/6। बी का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3, और न्यू रेशियो है 1/2। तो बी का कितना निकला है, 1/6। ये क्या है, ये पॉजिटिव में है, और ये क्या है, ये नेगेटिव में है। देखो, पहले ए के पास 4, मान लो टोटल 7 रुपए थे। पहले क्या करता था, ए 4 रुपए लेता था, उसमें से 3 रुपए बी लेता था। तो यानी 4 की बजाय, सॉरी, देखो पहले ए 4 रुपए लेता था, लेकिन अभी उस प्रॉफिट में से सिर्फ 3 रुपए लेगा। यानी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा त्याग कर दिया, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा त्याग कर दिया। यानी 1/6 क्या है, ए ने सैक्रिफाइस किया है, ए ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा त्याग कर दिया है। अब बी का देखो, बी का क्या है कि पहले 2 रुपए लेता था प्रॉफिट में से, अब कितने लेने लग गया, 3 रुपए। यानी पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा प्रॉफिट अचीव करने लग गया। तो कितना, 1/6 ज्यादा अचीव करने लग गया। तो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो 1/6 आ गया। तो देखो, ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट का हिस्सा, और बी ने उसी प्रॉफिट के हिस्से को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो पहला टॉपिक क्या था, पहला है अपना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से क्या है, हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, रिजर्व एंड सरप्लस को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और है कैपिटल। इसमें हमने पहला कैलकुलेट कर लिया, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज होता है तो दो रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो।
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक एग्जांपल से हमने देख लिया, आपको बता दिया कि ए ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस किया है और बी ने उसी सैक्रिफाइस हिस्से को क्या कर लिया, अचीव कर लिया, गेन कर लिया। ये है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कब अगर चेंज होता है तो दो रेशो निकालने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। अब अपने पास नेक्स्ट टर्म आती है गुडविल। पहले हम देखेंगे कि गुडविल क्या है, कैसे इसका वैल्यूएशन करते हैं और कैसे हम उस गुडविल की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास गुडविल। देखो गुडविल क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि उस पर्सन की गुडविल अच्छी है, उस फर्म की गुडविल अच्छी है, उस इंस्टीट्यूशन की गुडविल अच्छी है। गुडविल का मतलब पहचान, मतलब रेपुटेशन। एक पर्सन की जितनी ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी होगी तो हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन की गुडविल अच्छी है। तो एक कंपनी के लिए, सॉरी एक फर्म के लिए क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए गुडविल क्या है, गुडविल एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अर्न की रेपुटेशन है। क्या है, रेपुटेशन है, पहचान है। एक फर्म की जितनी ज़्यादा गुडविल होगी, यानी जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी, उस फर्म के लिए उतना ही ज़्यादा बेटर है। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, उनके प्रोडक्ट स्टार्टिंग के अंदर जब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया उस टाइम पर कुछ गिने चुने लोग सिर्फ उसके प्रोडक्ट को जानते थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट था एकदम रिलायबल प्रोडक्ट था, एकदम रिलायबल प्राइस पर था और एकदम अच्छा प्रोडक्ट था। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे उस फर्म की उसकी क्या होने लगी, रेपुटेशन बढ़ने लगी, यानी जान पहचान बढ़ने लगी। एक फर्म की जितनी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन होगी उस फर्म के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो गुडविल क्या है, गुडविल और कुछ नहीं है, उस फर्म की रेपुटेशन है, उस फर्म की जान पहचान है, फर्म के द्वारा अर्न की गई रेपुटेशन है। एक फर्म की जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी, जितनी ज़्यादा गुडविल होगी, उस फर्म को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखो गुडविल है क्या, इन शॉर्ट आपको बता दिया कि गुडविल क्या है। गुडविल क्या है, एक फर्म की रेपुटेशन है, एक फर्म की जान पहचान है। अब गुडविल क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। एक इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है, ऐसी एसेट्स जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। यानी गुडविल कोई ऐसी एसेट्स नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसको हमने परचेज किया और बिजनेस में ला के रख दिया, नहीं। ये क्या है, एक तरीके की रेपुटेशन है। ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। दूसरा एक वैल्यूएबल एसेट्स है। वैल्यूएबल एसेट्स का मतलब है कि गुडविल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एक फर्म की वैल्यू, एक फर्म की गुडविल जितनी अच्छी होगी, एक फर्म की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उस फर्म का प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग किसी फर्म को जानेंगे उतने ही ज़्यादा उस फर्म के प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो क्या होगा, एक अगर फर्म की गुडविल अच्छी है यानी फर्म की वैल्यूएशन ज़्यादा है, यानी फर्म की वैल्यू अच्छी है, तो ये क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट्स है। नेक्स्ट क्या है कि मोर प्रॉफिट अर्न। एक फर्म की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस फर्म का प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लक्चुएटिंग इन इट्स वैल्यू। देखो गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर फर्म की वैल्यू अच्छी है, अगर फर्म अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो फर्म की गुडविल ज़्यादा रहेगी। अगर फर्म की क्या है, अगर फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज लो क्वालिटी की हैं तो फर्म की गुडविल कम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा गुडविल होगी, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितना फर्म प्रोडक्ट लो क्वालिटी का सेल करेगा या फिर हाई प्राइस पर सेल करेगा तो क्या हो जाएगा, उतनी ही रेपुटेशन कम होगी, उतनी ही गुडविल कम होगी और उतना ही प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो गुडविल क्या है, गुडविल और कुछ नहीं, गुडविल एक फर्म की रेपुटेशन है, यानी एक फर्म को कितने पर्सन जानते हैं, उसकी क्या इमेज बनी हुई है, वही गुडविल है। गुडविल क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। अब इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स में डिफरेंस क्या है, देखो इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इनसे क्या है, इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट अर्न होता है। जितनी ज़्यादा गुडविल होगी फर्म का प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा हाई होगा, यानी इन फ्यूचर ये कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। कैश में कन्वर्ट कब होगी गुडविल, जब बिजनेस को सेल कर देंगे। क्या कर देंगे, जब बिजनेस को सेल कर देंगे तो गुडविल कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे इन फ्यूचर बिजनेस को कुछ भी कैश रिसीव होने वाला नहीं है। यानी
गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस को सेल किया जाएगा तो गुडविल की अमाउंट रिसीव होती है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट से इन फ्यूचर बिजनेस को कुछ भी रिसीव नहीं होता। ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नाम मात्र की एसेट्स। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, एडवर्टाइजमेंट थे उनको राइट ऑफ का कहाँ शो करेंगे? लमसम अमाउंट की एक साथ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पे कर दिए, 5 लाख रुपए के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चे हुए हैं, क्या वो इन फ्यूचर कैश में कन्वर्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या है एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट एक फिक्टिशियस एसेट्स है जिनसे इन फ्यूचर कैश में कुछ भी रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन। एक फिक्टिशियस एसेट्स का एक एग्जांपल और है बहुत अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जो इन अभी पहले पे कर दिए, क्या उनसे इन फ्यूचर कैश रिसीव होगा? नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी वो बिजनेस की एसेट्स हैं। कौन सी एसेट्स है? फिक्टिशियस एसेट्स हैं। अब देखो, गुडविल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है कि सेल्फ जनरेट गुडविल। क्या है? एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है फर्म ने गुडविल को परचेज किया है। परचेज गुडविल का मतलब है फर्म ने गुडविल को परचेज किया है। क्या करके? पेमेंट करके, यानी कैश में पैसा दे करके गुडविल को खरीदा है। किसने? फर्म ने। और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? बिजनेस ने, फर्म ने खरीदी नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि खुद की जनरेट की है, बल्कि अपने बिजनेस की अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देने की वजह से, अच्छी रेपुटेशन की वजह से जनरेट हुई है। यानी एक लंबे टाइम तक अच्छा बिजनेस करने की वजह से जो रेपुटेशन मिली है, जो गुडविल अर्न होती है, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। और ये क्या है? ये है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी है? जो कुछ पेमेंट के बदले में, कुछ पेमेंट करके जिस गुडविल को हम परचेज करते हैं उस गुडविल को क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। आप बोलोगे कि गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। फिर उसको हमने कैसे खरीद लिया? फिर हमने उसको कैसे खरीदा और क्यों खरीदा? देखो, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, फिर भी उसको परचेज किया। रीज़न देखते हैं कैसे परचेज किया। देखो, मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने एक फर्म को परचेज किया, मिस्टर ए ने एक रनिंग बिजनेस को परचेज किया। उस बिजनेस को कितने में परचेज किया है? 10 लाख रुपए में उस बिजनेस को परचेज किया। लेकिन उस बिजनेस की नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट एसेट्स कितनी थी? 7 लाख रुपए थी। बिजनेस को परचेज किया 10 लाख रुपए में, लेकिन बिजनेस की एसेट्स ओनली और ओनली 7 लाख रुपए थी। फिर बिजनेस को हमने 10 लाख रुपए में क्यों परचेज किया? कारण क्या है? हम 7 लाख रुपए में परचेज कर सकते थे, 3 लाख रुपए उसकी गुडविल है। यानी फर्म की रेपुटेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी गुडविल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। एक रेपुटेटेड फर्म को मिस्टर ए ने परचेज किया 10 लाख रुपए में, हालांकि उसकी एसेट्स की वैल्यू ओनली 7 लाख रुपए थी। 10 लाख माइनस 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के मिस्टर ए ने किस लिए पे किए? मिस्टर ए मूर्ख नहीं था, मिस्टर ए पागल नहीं था। उसको पता है क्योंकि जिस बिजनेस को वो परचेज कर रहा है उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, इसलिए मिस्टर ए ने 3 लाख एक्स्ट्रा पे किए हैं। किसके? गुडविल के पे किए हैं। अब इस गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। किस गुडविल को? परचेज्ड गुडविल को। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, सिर्फ हम परचेज्ड गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, कौन सी गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे? आपका आंसर आएगा परचेज गुडविल को। ऐसा क्यों? गुडविल तो वो भी है जो हमने सेल्फ जनरेट की है और गुडविल ये भी है जो हमने परचेज की है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मनी पे की है इसके बदले में, यानी इस गुडविल को परचेज करने में हमने मनी पे की है, यानी इस गुडविल को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। और बिजनेस के अंदर सिर्फ हमें उन्हीं ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं जो क्या है? जो मॉनेटरी इन टर्म है। इसीलिए हम इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, शो करते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, आपका ध्यान रखना है। इस गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये मॉनेटरी इन टर्म है, क्योंकि इस गुडविल के बदले में हमने पेमेंट की है और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी इन टर्म होती हैं, जिनको पैसे में हम मेजर कर सकते हैं, पैसे में जिनकी वैल्यू पे करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। तो ये क्या है? ये मॉनेटरी इन टर्म है, इस वजह से इस गुडविल की वैल्यू को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, शो नहीं करते। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो देखो इस तरीके से क्या है कि इंटेंजिबल असेट्स हैं, ना छू सकते हैं ना दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उस फर्म की बनी बनाई इमेज है, उस फर्म की रेपुटेशन है, उस फर्म का नाम चलता है, उस फर्म के नाम से प्रोडक्ट बनते हैं, बिकते हैं। तो ये अपने पास गुडविल है, जिसमें हमने गुडविल के क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट कंप्लीट किया। कौन सा? परचेज्ड गुडविल। अब अपन सेकंड पार्ट देखते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट अपने पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या फिर बोल सकते हैं इनहेरेंट गुडविल। ये वो गुडविल है जो बिजनेस ने अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को बेस्ट वे में रेंडर करके अर्न की है। यानी ये गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेट, यानी ये खुद ने जनरेट की है, खुद ने अर्न की है ये रेपुटेशन, बल्कि किसी अदर फर्म की बनी बनाई रेपुटेशन को परचेज नहीं किया है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या फिर बोल सकते हैं कि इनहेरेंट गुडविल। देखो ये कौन सी है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब अर्न होगी? अगर हम बिजनेस को कैसे कर रहे हैं? बेटर वे के अंदर। बेटर वे में अगर बिजनेस हम कनेक्ट कर रहे हैं, अगर बेटर वे के अंदर अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, अगर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, रीजनेबल प्राइस पर देते हैं, उसको सही जगह पर प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या है? ये वो फैक्टर हैं जो बिजनेस की गुडविल पर इफेक्ट डालते हैं, जो बिजनेस की रेपुटेशन पर इफेक्ट डालते हैं। अगर ये फैक्टर अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस फर्म की गुडविल अच्छी हो जाती है, यानी उस फर्म की रेपुटेशन हाई हो जाती है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब होती है? एक तो अगर हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं? बेटर वे के अंदर कर रहे हैं। गुडविल की वैल्यू नहीं निकाल सकते इसके अंदर। देखो गुडविल की सही वैल्यू हम कैलकुलेट कब कर सकते हैं? गुडविल की सही वैल्यू कैलकुलेट तब करेंगे जब बिजनेस को सेल करेंगे। जैसे हमने क्या किया था फर्स्ट मेथड के अंदर, किया क्या था हमने? परचेज्ड गुडविल में बिजनेस कितने का था? ओनली नेट एसेट 7 लाख रुपए की थी, लेकिन मिस्टर ए ने उस बिजनेस को कितने में परचेज किया? 10 लाख में। 3 लाख रुपए किसके थे? 3 लाख रुपए गुडविल के थे। तो जब बिजनेस को सेल करते हैं उसी टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन का सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं? राइट, सही तरीके से उसको निकाल सकते हैं। अब देखो गुडविल की वैल्यू को सही नहीं निकलती, गुडविल की वैल्यू सही किस में नहीं निकलती? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना माइंड है, हर पर्सन अपने तरीके से क्या करता है? वैल्यूएशन करता है। तो गुडविल की वैल्यू को सही नहीं निकालते, कारण क्या है? क्योंकि वैल्यूएशन करने वाले की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। वैल्यूएशन करने वाले की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। अब गुडविल को वैल्यूएशन करने के कई मेथड हैं। एवरेज मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब वो किस मेथड को अडॉप्ट करके उस बिजनेस की, उस फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करें, ये उस वैल्यूअर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन हम एक्यूरेट तरीके से नहीं निकाल सकते। अब देखो क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं शो करते। ये कहाँ बोला गया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 या फिर इंड AS 38 में, यानी दोनों में एक ही बात कही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 या फिर इंड AS 38 में क्या बोला गया है? कि बोला सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को या फिर इनहेरेंट गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। कारण क्या है? इसका कारण, सबसे मेन कारण दे रखा था कि मॉनेटरी टर्म, उस गुडविल को परचेज करने के लिए हमने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, लेकिन इस गुडविल को परचेज करने के लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे, यानी मॉनेटरी टर्म में कोई भी पेमेंट नहीं की गई है। तो इस गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करते, शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी नेचर है इसका, क्योंकि इसके बदले में हमने पेमेंट नहीं की, बल्कि परचेज गुडविल के बदले में हमने कितने अमाउंट पे की थी? एग्जाम्पल में 3 लाख रुपए, इसलिए उस गुडविल को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया था। अब देखो, अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? देखो अगर परचेज गुडविल है तो उसका वैल्यूएशन किया हुआ मिलता है, यानी बिजनेस को सेल किया है। बिजनेस को सेल करने पर सही तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है कि ये वो गुडविल है जो बिजनेस ने खुद ने अर्न की है, जो बिजनेस की अपनी इमेज की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से बनी है।
इस गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इस गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए अपने पास कितने मेथड हैं? 4 मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड हैं। पहला है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब अपने को क्या करना है? अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये अपने को ये मेथड देखने हैं। अब अपन 1 बाय 1 करके इन मेथड को डिस्कस करते हैं। अब अपन क्या डिस्कस करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, यानी कौन कौन से मेथड के थ्रू अपन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल? अरे परचेज गुडविल का वैल्यूएशन तो ऑलरेडी हो चुका है, परचेज गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है। हम किसका वैल्यूएशन करेंगे? हम हमारे बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। कौन सी गुडविल का वैल्यूएशन? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। उसके लिए कुछ मेथड है जो मैंने आपको अभी लिखवाए थे, उनको क्या करेंगे? 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है। पहली, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। दूसरा, अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर कोई भी 2 या ज्यादा फर्म क्या हो जाती है? अमलगमेट हो जाती है। यानी अगर 2 या ज्यादा फर्म मिल करके अगर बिजनेस करना चाहती हैं, उस टाइम पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? इस गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो देख रहे हैं अपन। अब देखो, अब पहले पॉइंट के अंदर पहला अपना टॉपिक का नेम भी यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अब देखो 1 बाय 1 सारे मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसका मेथड है? गुडविल की वैल्यूएशन करने का मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, बाद में देखेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या है। देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि सम ऑफ प्रॉफिट, यानी मान लो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, पूरे 10,000, 20, 30, 40, 50 सब का क्या करेंगे? सम करेंगे। सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का प्रॉफिट है? 5 साल का प्रॉफिट है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है कि सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। इससे क्या निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा, लेकिन इसका मतलब है क्या? देखो एक फर्म थी, एक पार्टनरशिप फर्म थी ए, एक पार्टनरशिप फर्म थी बी। ए फर्म ने बी फर्म को क्या कर लिया? ए फर्म बी फर्म के बिजनेस को मान लो परचेज कर ली। उस टाइम पर उसकी गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहती है कि कितने की गुडविल है, तो वो क्या करेगी? बनी बनाई फर्म है, कौन सी है? बनी बनाई फर्म। कौन सी? बी, जिसकी गुडविल अच्छी है। अब मिस्टर फर्म वाले बी वाले क्या बोलते हैं? बी वाले बोलते हैं कि आप हमारी फर्म को मान लो 5 साल तक, आप हमारी फर्म के अंदर बिजनेस हमारे नाम से अर्न कर सकते हो। कितने साल तक? 5 साल तक। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो अभी ए फर्म होने वाली है, ये पहले बी के नाम से थी। इस फर्म के बी के नाम से प्रोडक्ट सेल होते थे, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। यानी बनी बनाई रेपुटेशन कितने साल तक चलेगी? मिस्टर बी बोलता है कि मिस्टर फर्म बी वाले बोलती है, बी वाली फर्म कहती है कि मेरी बनी बनाई रेपुटेशन के बेस पर आप आगे आने वाले 5 साल तक क्या कर सकते हैं? उसका बनी बनाई रेपुटेशन का यूज कर सकते हैं, उस बनी बनाई रेपुटेशन से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यानी पहले वाली फर्म का अगर कोई फर्म परचेज करती है, तो परचेज करने की वजह से मान लो उस फर्म को लगातार कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? पीछे वाली फर्म की रेपुटेशन की वजह से हो रहा है।
पीछे वाली फर्म की गुडविल की वजह से हो रहा है। तो क्या बोलेंगे कि हमारे नाम से आप आगे आने वाले 5 साल तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी फर्म फेमस नहीं होती, क्योंकि इस फर्म का नाम चल रहा था। तो इसके नाम से आगे आने वाले 5 सालों तक आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। उसके बाद अपना खुद का नाम यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस फर्म को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब देखो, अब क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल आएगा, हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मान लो किसी फर्म का प्रॉफिट दे रखा 50,000, उसमें कुछ इनकम, कुछ प्रॉफिट ऐसा भी है जो अबनॉर्मल है, कुछ प्रॉफिट ऐसा भी है वो अबनॉर्मल है। वो कैसे है, देखो बताती हूँ। प्रॉफिट के अंदर से क्या है, लेस करना है, अबनॉर्मल इनकम को लेस करना है और अबनॉर्मल एक्सपेंस को ऐड करना है। अबनॉर्मल इनकम कौन सी है, जैसे कि लॉटरी। अगर लॉटरी लग गई, अगर मान लो लॉटरी सिस्टम से फर्म को काफी प्रॉफिट हुआ, तो वो कौन सा है, वो अबनॉर्मल इनकम है, उसको लेस करेंगे। यहाँ क्या है, अबनॉर्मल एक्सपेंस है, जैसे लाइफ LIC की किस्त पे कर दी, तो वो क्या है, अबनॉर्मल एक्सपेंस है। अबनॉर्मल इनकम को ऐड कर दो और एक्सपेंस को लेस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कौन सा प्रॉफिट बचता है, एकदम प्योर प्रॉफिट बचता है। वो कौन सा प्रॉफिट है, एकदम प्योर प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका पहले क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्या निकल आएगा, गुडविल की वैल्यू। अब देखो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। मान लो, देखो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक फर्म को प्रॉफिट हो रही है 10,000, नेक्स्ट ईयर 20,000, फिर है 15,000, लेकिन एक साल क्या होता है, एक साल 90,000 की प्रॉफिट हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूसली 10, 20, 19, 15 इतना प्रॉफिट हो रहा हो और एकदम से फर्म के अंदर 90,000 का प्रॉफिट हो गया? हमने फर्म से पूछा ऐसा कैसे हुआ, फर्म ने बोला कि लॉटरी, लॉटरी से इनकम हुई है। तो ये क्या है, ये अबनॉर्मल इनकम है। ये कौन सी इनकम है, अबनॉर्मल इनकम है। मान लो ये अबनॉर्मल इनकम 70,000 की थी। कितने की थी अबनॉर्मल इनकम, 70,000 की थी। तो बिजनेस का 20,000 अपना प्रॉफिट था नॉर्मल इनकम से, लेकिन 70,000 लॉटरी की इनकम थी। उस लॉटरी की इनकम को लेस करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस 90,000 में से 70,000 को लेस करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20,000। तो मैंने आपको यही बताया था कि प्रॉफिट में से क्या लेस करना है, अब नॉर्मल इनकम को तो लेस कर दो और एक्सपेंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। वो क्या निकलेगा, प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या निकल आएगी, एक फर्म की वैल्यू निकल आएगी, किसकी, गुडविल की। अब देखो नेक्स्ट मेथड अपने पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है, हर साल के प्रॉफिट को क्या देंगे, वेट देते हैं। हर साल के प्रॉफिट को मान लो ये है, इसमें अपन क्या करते हैं, हर साल के प्रॉफिट को अपन वेट देंगे 1, 2, 3, 4। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रॉफिट की इस वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000, 40,000, 45,000 और 60,000। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे सम। किसका करेंगे, इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करके किससे डिवाइड कर देंगे, इस वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, दोनों और एक कितना हो जाएगा, 10। टोटल करेंगे, टोटल करके हम इस 10 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। देखो मैंने लिखा है, हर साल के प्रॉफिट को वेट देंगे। हर साल का प्रॉफिट था, उसको क्या दिया, वेट दिया। वेट हमेशा क्या दिया जाएगा, वेट हमेशा करंट ईयर को ज्यादा वेट देंगे। देखो करंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया गया। फिर क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन करेंगे। जितना भी एडिशन आएगा उसको हम क्या करेंगे सॉरी, इस वेट से डिवाइड करेंगे। वेट से डिवाइड करने पर कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। ये वेट क्यों देते हैं, वेट देने का रीजन क्या है, वेट देने से क्या हो जाएगा, अगर लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर लगातार प्रॉफिट घट रहे हैं तो ही क्या है, वेट देना ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मान लो यहाँ पर है 15,000, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 25। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बिजनेस के अंदर, अगर फर्म के अंदर लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर लॉस घट रहे हैं, या फिर या तो प्रॉफिट लगातार हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है,
उस टाइम पर अपन कौन से मेथड को यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करेंगे, ज्यादा बेनिफिट। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या उसका टोटल किया, टोटल डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल कितना था 10, हम क्या कर देंगे 10 से डिवाइड करेंगे, ये क्या निकलेगा, ये निकलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, गुडविल की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने अब तक आपको कितने मेथड बताए हैं, दो, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर। इसमें क्या है, बिल्कुल इजी मेथड है, लेकिन इसमें जो आपको कंफ्यूज करेगा, जो आपको अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड बनेगी तो यहाँ बनेगी, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर अब नॉर्मल इनकम है तो ऐड कर दो, और अगर अब नॉर्मल एक्सपेंस है तो क्या कर देंगे, इनकम है तो लेस कर देंगे और एक्सपेंस है तो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या निकल आएगी, उस मेथड से गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। अब थर्ड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड है अपने पास सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है, देखो सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, कौन सा प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, यानी हमारी फर्म दूसरी फर्म के कंपैरिजन में जितना ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। देखो इस ये मतलब नहीं है कि मान लो मेरी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख रुपए, मिस्टर ए की फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 10 लाख रुपए, 1 लाख और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की अर्निंग पर फर्क मिलेगा, मेरी अर्निंग कम होगी और मिस्टर ए की अर्निंग ज्यादा होगी। इसीलिए क्या है, कैपिटल भी सेम होना चाहिए और बिजनेस भी सेम होनी चाहिए। अगर सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके सेम बिजनेस के अंदर, यानी सेम पैटर्न का बिजनेस है और अमाउंट में हमने सेम इन्वेस्ट कर रखी है, सेम का मतलब ये नहीं कि 2-2 लाख रुपए, हो सकता है कि 2 लाख 3 लाख, एक बिजनेस में 2 लाख अमाउंट इन्वेस्ट की हो, एक में 3 लाख, मतलब अगर थोड़ा बहुत फर्क है, कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत फर्क चल जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर, लेकिन दोनों फर्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है, उनका बिजनेस भी सेम है, फिर भी हमारी फर्म का प्रॉफिट लेवल मिस्टर ए की फर्म के प्रॉफिट लेवल से ज्यादा है, तो उस प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, देखो दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में जितना ज्यादा हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब उसके लिए कैपिटल सेम इन्वेस्ट होनी चाहिए, लगभग अमाउंट में कैपिटल सेम होनी चाहिए, तभी हम प्रॉफिट का कंपेयर कर पाएंगे। अब देखो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो मैं प्रॉफिट भी कौन सा लेंगे, एवरेज प्रॉफिट नहीं लेंगे, कौन सा, सुपर प्रॉफिट लेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी पहले, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, यानी सामने वाली फर्म का नाम यूज करके, सामने वाली फर्म की बनी बनाई रेपुटेशन को यूज करके हम कितने साल तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर वही कहलाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, कब, हमने फर्स्ट मेथड यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि मान लो अपना जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस के जैसे और बहुत सारे बिजनेस हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सेम अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट करके, सेम अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट करके अलग अलग बिजनेस की नॉर्मल रेट कितनी है, कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, वो देखना है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्ट इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख,
तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख, यानी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमारी जैसी फर्म के जैसे और भी फर्म है वो फर्म 10 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न करती है 1 लाख। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सभी फर्म, हमने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अदर फर्मों ने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अदर फर्म की नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 10% है, यानी लाख रुपए कमाती है। अदर फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करती है 1 लाख रुपए, हमारी फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करती है वो देखना है। लाख रुपए से ज्यादा जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। देखो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, अज्यूम करो लाख रुपए निकला, यानी सभी फर्में 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन हमारी फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करती है, हमारी फर्म 2 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करती है पर एनम से। तो 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए लेस करेंगे तो अमाउंट कितनी बचेगी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना निकला, अज्यूम करो 2 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट अदर फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए, तो 2 लाख माइनस 1 लाख अमाउंट कितनी बचेगी 1 लाख। 1 लाख क्या होगी सुपर प्रॉफिट होगा, यानी ये 1 लाख रुपए वो है जो हमारी जैसी फर्म जो सेम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सेस जितना प्रॉफिट अर्न किया था किसने, हमारी फर्म, वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्ट इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। अभी कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है कि एसेट साइड में से लायबिलिटी साइड को ऐड कर दो, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या फिर बोल सकते हैं टोटल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बैलेंस शीट है, ये क्या है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में से लायबिलिटी को लेस कर दो, सिर्फ लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, सिर्फ लायबिलिटीज। तो एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेस कर दो तो आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100 से क्या निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, यानी बाकी जो अदर फर्म प्रॉफिट अर्न कर, लेकिन हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो हमने एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, यानी एक्चुअल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एक्चुअल में हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और बाकी अदर फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या है सुपर प्रॉफिट। फोर्थ और लास्ट मेथड है अपने पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर अपने पास 2 सब मेथड है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये वाली अमाउंट अपने को क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू तो अपने को निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे क्या निकलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, उसमें से क्या लेस करना है, उसमें से टोटल कितनी कैपिटल इंप्लॉयड की हुई है उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें कोई झंझट नहीं है, सुपर प्रॉफिट निकालो, यहाँ निकाल लिया, उसको क्या कर देंगे इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सीधा गुडविल निकलेगी। अब आपको इन शॉर्ट मैं बताती हूँ गुडविल की वैल्यूएशन करने के 4 मेथड पड़े हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर क्या निकलेगी गुडविल की वैल्यू। दूसरा पढ़ा था हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उससे गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। थर्ड है अपने पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट निकला था, सॉरी जो एवरेज प्रॉफिट या जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारी फर्म का है उसमें से क्या लेस कर देंगे, जो नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है बाकी फर्म उसको लेस कर देंगे तो क्या निकलाएगा सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
हमारे पास अगर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड के सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट गुडविल निकलेगी। ध्यान रखना, इन दोनों फॉर्मूला में आप काफी कंफ्यूजन हो, ध्यान रखना। सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट है, ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सुपर प्रॉफिट है हमारी फर्म के अंदर। तो सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये झंझट कहाँ है, ये झंझट ही हमारे पास एवरेज प्रॉफिट में है। तो एवरेज प्रॉफिट ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल इंप्लॉयड को लेस करो। अब इसको फाइंड आउट करने पड़ेगा पहले अपने। तो ये अपने पास कुछ मेथड हैं इसके गुडविल की वैल्यूएशन करने के। अब अपन देखेंगे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी एक नया एग्रीमेंट बनेगा, तो जो पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, यानी पहले मान लो 1:1 था, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था ए और बी के बीच में, अब कितना हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 हो गया। तो ये जो चेंज आने की वजह से कितना चेंज हुआ गुडविल के अंदर, यानी गुडविल का कितना पार्ट सेक्रीफाइस किया, कितना पार्ट गेन किया। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रेजेंट के अंदर यानी नए प्रॉफिट के आने से पहले कितने रिजर्व थे, उन रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल में के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखना है। देखो दो पार्टनर थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कितना था, 4:1, उनका न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना है, 3:2। अब पहले उनका प्रॉफिट रेशियो जो भी प्रॉफिट होता था उसको 4:1 के रेशियो में डिवाइड करते थे, लेकिन न्यू एग्रीमेंट के बाद उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ वो 3:2 हो गया, यानी क्या हो गया, 3:2 के अंदर अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था 4/5, न्यू है 3/5, किसका है, एक्स का, और ये किसका है, वाई का। वाई का कितना है, देखो इसको कैलकुलेट किया तो 1/5 क्या है, सेक्रीफाइस। एक्स ने क्या किया है, एक्स ने 1/5 पार्ट को सेक्रीफाइस किया है, यानी एक्स जितना प्रॉफिट पहले लेता था उससे कम लेगा, क्योंकि उसने अपना हिस्सा क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। अब देखो 1/5 और 2/5 कितना आ गया, 1/5, इसने क्या किया, गेन किया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कितना आया, -1/5, यानी पहले 1 था, अब कितना लेने लग गया, 2 रुपये लेने लग गया, तो कितना एक्स्ट्रा, 1। ये क्या करेगा, गेन करेगा, वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी जो हिस्सा एक्स ने सेक्रीफाइस किया उस पार्ट को, उस हिस्से को किसने गेन कर लिया, वाई ने अपना लिया, गेन कर लिया, अचीव कर लिया, रिसीव कर लिया। आप एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझेंगे, बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक कंपनी के अंदर प्रॉफिट है, एक फर्म के अंदर प्रॉफिट है 1 लाख रुपये। 1 लाख के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पहले की बता रही हूँ। पहले 1 लाख के प्रॉफिट को एक्स और वाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 4/5 और 1/5, यानी 4:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने प्रॉफिट को। तो एक्स का 80,000 रुपये प्रॉफिट आता था और वाई के खाते में 20,000 रुपये प्रॉफिट आता था, यानी एक्स के अकाउंट को 80,000 से क्रेडिट करते थे और वाई के अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के क्या हुआ कि बोले कि हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और क्या करेंगे, 3:2 करेंगे। अब भी बिजनेस के अंदर मान लो भी फर्म के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट 1 लाख रुपए ही है, एट प्रेजेंट भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। उनका प्रॉफिट कितना आया, 3/5 और 2/5, कहाँ से आए, न्यू प्रॉफिट रेशियो 3/5 और 2/5। अब देखो अब एक्स का हिस्सा कितना हो गया, 60, और वाई का कितना हो गया, 40। ये क्या है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, और ये है न्यू प्रॉफिट रेशियो। जहाँ पर एक्स को पहले 80,000 रुपये प्रॉफिट मिलता था, आज 60,000 रुपये मिलता है। जहाँ पर वाई को पहले 20,000 रुपये मिलता था प्रॉफिट, आज कितना प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, 40,000 रुपये मिलता है। देखो प्रॉफिट सेम है, लाख रुपये। तो एक्स का क्या हुआ है, एक्स का प्रॉफिट कितने से कम हो गया, एक्स का प्रॉफिट 20,000 से कम हो गया। देखो एक्स का प्रॉफिट कितने से कम हुआ है, एक्स का प्रॉफिट 20,000 से कम हो गया, और उधर वाई का प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, इसी 20,000 से बढ़ेगा, क्योंकि एक्स ने जितने पार्ट का सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने जितने पार्ट का सेक्रीफाइस किया है, वाई ने उतने ही पार्ट को गेन कर लिया।
तो यहाँ पर पहले 20 से कितना आ गया 40,000, अब कितना है 20,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। किसको मिल रहा है? वाई को मिल रहा है। अब मिस्टर एक्स ने बोला मैंने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तेरे को दिया। एक्स ने वाई को बोला कि मैंने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको दे दिया? वाई तेरे को दे दिया। अब तू इसके बदले में क्षतिपूर्ति कर, इसको कंपनसेट कैसे करेगा मेरे को? तो वाई ने बोला मेरे पास गुडविल है, यानी मेरी गुडविल का जो हिस्सा है वो आप ले लीजिए, कि सारा का सारा पार्ट नहीं जाएगा, सिर्फ उतना ही पार्ट जाएगा जिस रेशो में आपने मेरे को ये प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। यानी जितना प्रॉफिट मेरे को मिला है उसी रेशो के अंदर आप मेरी गुडविल में से हिस्सा ले लो। देखो कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो फ्री के अंदर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देगा। अब ये मिस्टर एक्स वाई का भाई नहीं है जो ये इसको फ्री के अंदर प्रॉफिट दे देगा। ये दो पार्टनर हैं। अगर इसने इसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर 80,000 प्रॉफिट, यहाँ पर 20,000, 80,000 का प्रॉफिट कम होकर कितना हो गया 60,000, 20,000 का प्रॉफिट बढ़कर कितना हुआ 40,000। तो मिस्टर वाई ने क्या किया? एक्स के प्रॉफिट को कंज्यूम किया, जब इसने एक्स ने सैक्रिफाइस किया। अब एक्स इसके बदले में कंपनसेट ले रहा वाई से। तो वाई ने कहा जितना आपने मेरे को सैक्रिफाइस किया है, जितना आपने मेरे को सैक्रिफाइस किया है उसी रेशो के अंदर आप मेरे से गुडविल ले लीजिए। अब आगे गुडविल की बारी। फर्म के अंदर गुडविल कितनी थी? मान लो फर्म की टोटल गुडविल थी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए की गुडविल में 1/5 किसका हिस्सा? मिस्टर वाई का। कितना हिस्सा बनता था? मिस्टर वाई का हिस्सा 2.5 लाख बनता था ना। इसका हिस्सा कितना? 1/5। ये कितना सेक्रीफाइस किएगा अपनी गुडविल से? अपनी गुडविल में सिर्फ 1/5 पार्ट को ही सेक्रीफाइस करेगा। कितना करेगा? सिर्फ 1/5। क्योंकि देखो ये वाला, ये क्योंकि इसने 1/5 को सेक्रीफाइस किया, उसी 1/5 को इसने गेन कर लिया था, तो सिर्फ 1/5 हिस्सा ही इसको सेक्रीफाइस करेगा। कौन करेगा? वाई करेगा। किसको करेगा? एक्स को करेगा। तो देखो ये 50,000 की गुडविल किसको दे देंगे? अब एक्स को दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? अपने मामा का लड़का लगता है, इसीलिए दे देंगे क्योंकि एक्स ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया। किसको? वाई को, इसीलिए देंगे एक्स को। तो इस प्रॉफिट के बदले में एक्स को क्या दे दिया? गुडविल दे दिया। कितनी अमाउंट? 50,000। अब 50,000 से एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या करेंगे? गुडविल 50,000 से, इससे एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किससे? इस 50,000 से। क्यों? क्योंकि इतनी अमाउंट से क्या हो गया? गुडविल कम होगी। किसके खाते में? वाई के खाते में तो इतने से गुडविल कम होगी और एक्स के खाते में उतने से गुडविल बढ़ गई। तो अब एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 50,000। कितनी आएगी अमाउंट? 50,000। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? कितना अमाउंट सैक्रिफाइस किया गुडविल का? 50,000। अब यहाँ पर हमने तो 2 ही पार्टनर लिए थे, हो सकता है 3 पार्टनर 4 पार्टनर हो। जितने भी पार्टनर जितना भी गेन हो रहा है ना, डेबिट कर दो। जितना भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्रेडिट कर दो। गेनिंग और सैक्रिफाइस इक्वल मिलेगा, बिल्कुल इक्वल मिलेगा। जितना एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा दूसरा पार्टनर उतना ही गेन कर पाएगा, उससे ज़्यादा गेन नहीं कर पाएगा। तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी रहेगी? 50,000। कितना हिस्सा दिया उसने? 50,000। वाई ने बोला था कि आप जितने का सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, मैं उतने का ही आपको क्या कर दूंगा? गुडविल दे दूंगा उसी रेशियो के अंदर। अब अपन करते हैं रीवैल्यूएशन करेंगे किसकी? एसेट्स और लायबिलिटी की। नेक्स्ट है अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने से पहले, यानी न्यू एग्रीमेंट के आने से पहले फर्म के अंदर जितने भी रिजर्व थे, चाहे उनका बैलेंस डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, यानी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व शो किए गए थे वो रिजर्व प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में चेंज करने से पहले तक के थे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लागू होने तक के, वहाँ तक के जितने भी रिजर्व होंगे उन रिजर्व को क्या करेंगे? सभी पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं,
कहाँ पर? अगर रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है क्रेडिट, यानी अगर बैलेंस शीट के साइड में कोई भी रिजर्व है, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिडक्शन रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व है, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, यानी कोई भी रिजर्व अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो है तो उस रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट लिखा मैंने, यानी कोई भी रिजर्व आ सकता है। कहाँ पर लिखा हो? लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ। क्या करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशो के अंदर। मान लो कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर थे, तो यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसका जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। यानी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व थे उन रिजर्व को उठाएंगे वहाँ से और क्या एंट्री पास करेंगे? उन सभी रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट था, हम उनके बैलेंस को ख़त्म करने के लिए सभी को डेबिट करेंगे। ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड रेशो के अनुरूप उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर मान लो कुछ बैलेंस ऐसे हैं जिनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर रखा हो। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, इनका बैलेंस कैसा होता है? इनका बैलेंस डेबिट है। इनको कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड में शो करते हैं। तो अब क्या कर देंगे? उनको क्रेडिट कर देंगे और सभी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। यानी ओल्ड रेशो के अंदर जितना भी रिजर्व हमारे पास एसेट साइड में शो है उसको वहाँ से उठाएंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। मेन बताने की बात यहाँ पर यही थी कि जो भी रिजर्व होते हैं वो सभी पार्टनर के अंदर, एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिर हमें एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। कब? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो उस टाइम पर हमें एक सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ता है, एक गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है? गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। फिर जितने भी रिजर्व हैं उनको राइट ऑफ करना पड़ता है। फिर एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। हम एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन करते हैं। उसकी रीवैल्यूएशन करने के पीछे का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बैलेंस शीट में जो शो की हैं एसेट्स, उनकी वैल्यू रियल वैल्यू से अलग है। देखो मैंने रीज़न लिखा है कि एसेट्स और लायबिलिटी की रियल वैल्यू उनकी बैलेंस शीट में शो की गई वैल्यू से डिफरेंट है, इसीलिए हम एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये अकाउंट किसके जैसा है? सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जैसा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और कौन सा अकाउंट नॉमिनल है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। देखो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। एक्सपेंस अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसकी? एसेट्स की। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये साइड कौन सी है? डेबिट साइड है। और ये वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स अमाउंट वही अकाउंट की सेफ है, टी फॉर्म। अब देखो अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या फिर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या फिर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ऐसी एसेट्स है जो रिकॉर्ड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो उसको कहाँ शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। रीज़न है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। फिर क्या निकालेंगे? दोनों साइड का टोटल करके हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस होगा। लॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है? रीवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट है। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सभी पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 20,000 का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 20,000 का।
और इनका ओल्ड रेशो कितना था, इनका ओल्ड रेशो था 1:1, तो इनका प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। तो ये 10,000 क्या है कि दोनों ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर लॉस हुआ तो भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में सभी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये लॉस जो आया है इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर लॉस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। ये क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, सेम एज इट इज किसके जैसा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के जैसा है। तो ये अपना क्या है, ये अपन ने आज देखा कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से हमें किन किन चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट प्रेजेंट जो था उसको चेंज करके एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना लिया। इसने क्या किया, पार्टनर ने प्रेजेंट के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने क्या किया, जो करंट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको छोड़ करके एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अडॉप्ट किया। तो उसकी वजह से हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी, पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ा, दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा, फिर रिवैल्यूएशन करना पड़ा किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का, फिर गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ी, फिर क्या करना पड़ा, जितने भी रिजर्व और सरप्लस थे उन रिजर्व और सरप्लस को क्या करना पड़ा, जो डेबिट थे उनको क्रेडिट किया गया और ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड किया गया। इसी तरीके से अपने को क्या है सारी कैलकुलेशन करनी है। तो ये टॉपिक अपना फिनिश होता है। थैंक यू।